डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इलेक्टिव का सॉल्यूशन सेट नंबर थर्ड का। इससे पहले सेट नंबर 2 और 1 बना दिए गए हैं, सेट नंबर 3 देख रहे हैं। और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करा दिया गया है। तो आशा करूंगा कोई उनको जरूर देखेंगे आप, और वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच करके आप सारे वीडियोस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आपको अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है या लिंक किसी वीडियो का नहीं मिलता है तो आप मांग सकते हैं। उसके अलावा शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपके एग्जाम की बेहतरीन तरीके से जो है आप मदद की जाए, और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको भी डाले जाए। सेट्स तो आपके सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और जो सेट्स एक दो रह रहे हैं ये अभी आज या कल तक आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। यहाँ पहले क्वेश्चन जो है ये आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है इसके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो समझिए आराम से, पेपर अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू मेनी ऑफ अस बिलीव, यानी कि जो है हम में से बहुत से लोग क्या मानते हैं। तो इस पैसेज को जो आप पढ़ोगे तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो आप आंसर दोगे, ठीक है। तो इसमें मैनी ऑफ अस बिलीव दैट स्मॉल एक्शंस एंड चॉइसेस डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, यानी कि हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि छोटे कार्य और छोटे विकल्प जो है हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जैविक विकास की प्रक्रिया क्या है। तो ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैव एन इम्पैक्ट ग्रेजुअली, यानी कि जैविक प्रकाश की जो विकास की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और स्लोली गुड हैबिट्स आर नेचुरेटेड एंड बैड हैबिट्स आर गिवन अप, और धीरे धीरे क्या होती है, अच्छी आदतों को अपनाया जाता है और बुरी आदतें छूटती जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट पीपल, यानी कि महान लोगों के जीवन से हम क्या सीखते हैं। तो वी शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल दैट हाउ दे build character in small way and nourish their good habit and steadily gave up bad habits, यानी कि हम महान लोगों के जीवन से ये सीखना चाहिए ये कि वो कैसे छोटे छोटे तरीकों से जो है अपने कैरेक्टर का यानी कि चरित्र का निर्माण करते हैं, और नरिशिंग देयर गुड हैबिट्स यानी कि अपने अच्छी आदतों का पोषण करते हैं, और स्टडली गिव अप बैड हैबिट्स, और धीरे धीरे अपनी गंदी आदतों को छोड़ते जाते हैं। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको इस क्वेश्चन से जो है सीखने को मिलता है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रोथ अकर्स, यानी कि विकास जो है ये कैसे होता है। तो ग्रोथ ऑलवेज अकर्स थ्रू ए सीक्वेंस सीरीज ऑफ स्टेजेस, यानी विकास जो है हमेशा चरणों की अनुक्रमिक श्रृंखला के आधार पे होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से होता है, श्रृंखला के हिसाब से होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जो पोएट है आपका, ये पोएम दिया गया है, इस पोएम को देखेंगे हम। और इस पूरे पोएम को आपको जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला गया है। इस पोएम को पढ़ने के बाद में जो है इसके प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इन प्रश्नों से आपको जो है उस पोएम से इन प्रश्नों के जो है आपको सारे के सारे आंसर्स को कन्वे करना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया, व्हाट डज पोएट सी एवरी डे। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कवि है प्रतिदिन क्या देखता है। तो द इमेज ऑफ हिज डेड मदर, वो प्रतिदिन क्या देखता है, अपनी माँ, मरी हुई माँ की छवि देखता है या इमेज देखता है। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ओल्ड वुमेन्स हैंड एंड फीट, यानी कि वो कवि जो है ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी औरत के हाथों और पैरों की तुलना किससे करता है। तो द पोएट कंपेयर्स द ओल्ड वुमेन्स हैंड एंड फीट्स विद द वाइटर्ड लाइक लिम्स ऑफ द डेड ट्री, यानी कि यहाँ पर जो है वो किससे करता है, तो ये एक मरे हुए पेड़ के सूखे हुए जो उसके अंग है उससे उसकी तुलना करता है। बूढ़ी औरत के पैरों को और हाथों को किससे कंपेयर करता है, तो एक मरे हुए या अजीवित पेड़ या फिर मतलब खत्म पेड़ के जो उसके सूखे हुए अंग हैं, पेड़ों के जैसे डालियाँ तीन जो भी हैं उससे उनकी कंपैरिजन करता है। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट डिड द पोएट थिंक व्हेन शी लुक्ड एट हिम, तो कवि जो है उसके बारे में क्या सोचता है जब वो उसकी तरफ देखती है, या क्या सोचता है। तो व्हेन शी लुक्ड एट द पोएट ही एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू हिज हार्ट एंड द माइंड फ्लैशेस बैक इन टाइम, जब वह कवि की ओर देखती है तो उसके जो दिल में है एक विद्युत जो है प्रवाह होती है, यानी कि विद्युत प्रवाह का धारा जो है उत्पन्न होती है, इस तरह का प्रभाव जो है अनुभव करती है, और उसका दिमाग जो है वो समय के साथ पीछे चला जाता है, ठीक है। द पोएट सीज द इमेज ऑफ हिज डेड मदर इन दैट मैजिक मोमेंट, और इसी मैजिक मोमेंट में यानी इसी जादुई क्षण में जो है कवि जो है अपनी मृत माँ की जो छवि को देखता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है इसमें आपको
राइट करना है एक ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपको ये पैसेज जो है बताना है, लिखना है। तो देखिए पैसेज जब भी लिखो तो आप अपने तरीके से लिखो और चाहे किसी के तरीके से लिखो, आपका पैसेज जो है लिखने का तरीका सही होना चाहिए, उसमें जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको ऑर्डर में आपको लिखना होता है, वो आगे पीछे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर जो है ये आप इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट बताएंगे तो वन में करेक्टली डिफाइंड द 21st सेंचुरी एज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि 21वीं सदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग युग के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या फिर किसी ने परिभाषित किया है। हाउएवर दिस हैज़ बीन पॉसिबल नॉट ओनली बाय द एफर्ट ऑफ द करंट जनरेशन बट ऑल्सो द प्रीवियस जनरेशन। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये आज की युवा पीढ़ी की वजह से नहीं, ये दोनों की यानी कि जो पहले की पीढ़ी थी उसकी वजह से भी पॉसिबल हुआ है। द रिजल्ट ऑफ वन सच एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द इंटरनेट। और इसका रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है इस एडवांस टेक्नोलॉजी का साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो है इंटरनेट। द इंटरनेट कैन बी कॉल्ड ए कनेक्टेड ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स दैट इनेबल कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है ये एक कनेक्शन है कुछ ग्रुप के नेटवर्क के साथ में, जो कि क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टिंग नेटवर्क है कम्युनिकेशन संचार का, जो कि मिलियंस ऑफ यूजर को एक साथ जोड़ता है। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस्ड हैविली रिलायंस ऑन द इंटरनेट। और कुछ पिछले ये मतलब पिछले कई आप शताब्दियों से या सालों से जो है ईयर्स फ्री ईयर्स फ्यू ईयर्स, तो कुछ सालों से आप देख सकते हैं कि ये गवाह है कि कितने लोग जो है वो इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। और दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ मल्टीपल एडवांटेज दैट इज हैज़ टू ऑफर फॉर इंस्टेंस रिडक्शन द वर्क स्ट्रेस एंड चेंजिंग द फेस ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और इसका ये कारण है कि सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके वर्क स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और कम्युनिकेशन को बहुत ही आपका ईजी बनाता है, ठीक है। और इफ़ वी टेक द करंट सेनेरियो वी कैन नॉट इग्नोर हाउ इम्पोर्टेंट द इंटरनेट इज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे को ये महसूस होता है या हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में इस इंटरनेट का क्या महत्व है। इट इज़ नाउ इंडीड ए चैलेंजिंग टास्क टू विजुअलाइज ए वर्ल्ड विदाउट द इंटरनेट। अब इतनी आदत हो चुकी है कि अब इंटरनेट के बिना अपनी ज़िंदगी को महसूस करना पॉसिबल नहीं है, कल्पना लायक नहीं है। वन may define the internet as a large library composed of stuff like records, pictures, website and pieces of information। और किसी के भी द्वारा इंटरनेट जो है एक इंटरनेट को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, पिक्चर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी हर तरह की सूचनाएं होती हैं। अनदर सेक्टर इन विच द इंटरनेट हैज़ एन अनडिनेबली इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इज़ इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण जो अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें इंटरनेट की, तो वो है संचार सुविधा में, ठीक है। संचार के क्षेत्र में जो है इंटरनेट का एक अपना ही रोल है। विदाउट एक्सेस टू द इंटरनेट द एबिलिटी टू शेयर थॉट्स एंड आइडियाज अक्रॉस द ग्लोब वुड हैव ऑल्सो बीन जस्ट ए ड्रीम। अगर हम बात करें कि विदाउट इंटरनेट अगर हम अपने थॉट्स अपने विचारों को पूरे संसार में शेयर करना चाहें तो वो एक सपना ही हो सकता है, मतलब उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है कि राइट ए कंपोजिशन ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। तो वैल्यू ऑफ बुक्स के बारे में एक कंपोजिशन तैयार करना है, छोटा सा एक पैराग्राफ जो है आपको बताना है। तो बुक्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस लाइफ, यानी कि बुक जो हैं ये हमारे ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और दे हैव प्रूवन यूजफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और जो है ये एक अपने आप को क्या प्रूव कर चुके हैं, यूजफुल प्रोसेस है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। और दे आर मैंस लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। और जो है ये क्या है, ये आपके एक तरह से एक पूरे ज़िंदगी का जो है एक आंदोलन ही करते हैं। कंपेनियन मतलब क्या होता है कि जो है आप बोल सकते हो कि कुछ कंपेनियन मतलब ऐसा ही होता है कि आपका कोई एक चीज़ चलाना, ठीक है ना। तो उस तरह से ये मैंस के लाइफ में एक लॉन्ग कंपेनियन के रूप में काम करते हैं। और बुक आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। और बुक क्या है, तो बुक जो है ये क्या होते हैं, ये पुस्तकें जो हैं ज्ञान का भंडार हैं।
और दे कंटेन द विजडम ऑफ एजेस, और इनमें क्या होता है, युगों की बुद्धि इसमें समाहित है, कई युगों की। और दे सर्व्स एज ए लाइट हाउस इन मैंस लाइफ, और ये क्या काम करते हैं कि ये जो जीवन में एक मार्ग दिखाने के लिए, यानी कि उनको अंधकार को दूर करने का काम करते हैं। और दे शोज हिम द राइट पाथ ऑफ लाइफ, और सही रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं। दे रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम हिज लाइफ, और अंधेरा जो है, ज़िंदगी के अंधेरों को या अज्ञानता को दूर करने में भी काम आते हैं। उसके अलावा बुक्स आर द मेंस नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स, यानी कि बुक्स जो हैं ये ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी फेल नहीं होते हैं, मतलब हर समय आपके साथ रहते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वेन एवर मैन फील्स सैड बुक्स कीप हिज कंपनी, यानी कि जब आदमी दुखी होता है तो उसकी कंपनी कौन देता है, बुक्स देते हैं। दे एंटरटेन हिम विद देयर स्वीट वर्ड्स, और वो क्या करते हैं, उसको उस समय उस स्थिति में एंटरटेन करते हैं अपने अच्छे अच्छे शब्दों से। दे ब्रेक द डलनेस ऑफ हिज डेली लाइफ, और जो उसकी प्रतिदिन की जो डलनेस है उसको भी वो दूर करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, ठीक है। द डिलाइट विच दे गिव इज मोर लास्टिंग, और जो ये खुशी देते हैं ये जो है ये काफ़ी समय तक उनके लिए रहता है, यानी कि अधिक स्थायी रहता है। और इसके अलावा वैन मैन फॉल्स ऑन इविल डेज हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्ट हिम, बट बुक्स स्टैंड विद हिम थ्रू थिक एंड थिन, दे हेल्प मैन इन फॉरगेटिंग हिज वरीज ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, बुक्स जो हैं ये अपनी मीठी बातों से उनका मनोरंजन करते हैं, ठीक है। मनुष्य भले ही आपको छोड़ सकता है, या दोस्त आपके रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, लेकिन जो किताबें हैं वो मोटी हो चाहे पतली हो, कैसे भी हो आपके साथ रहती हैं, ठीक है। दे हेल्प मैन टू फॉरगेट इन दिस वरीज ऑफ लाइफ, और ये क्या करती हैं, ये मनुष्य को उसके जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद करती हैं। इस तरह से जो है आप और भी आगे लिखी गई हैं इन लाइनों को भी आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी लाइनें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बता रहा था, इसको आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ईजी हमने लिखी है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे, आपका एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है जिसमें आपको बताना है कि विटनेस हो आप रोड एक्सीडेंट के, और लॉस ऑफ 3 लाइफ हो चुके हैं, और एक प्रेस रिपोर्टर के नाते आप जो है एक रिपोर्ट पब्लिकेशन करेंगे, और आपका नाम जो है राहुल या रश्मि आपको यूज़ करना है। तो ए रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट बाय रश्मि, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, या कुछ भी आप अपना नाम यहाँ पे लिखें, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं एज ए रिपोर्ट। आपको क्या बोलना है यहाँ पे, रिपोर्टर, आप रिपोर्टर हो, ठीक है। विटनेस ए रोड एक्सीडेंट, आपने रोड एक्सीडेंट देखा है, तो यहाँ पे आप पहले डालोगे जगह कहाँ का है और कौन सी डेट का है, उसके बाद स्टार्ट करोगे। लास्ट वीक आई विटनेस ए शॉकिंग रोड एक्सीडेंट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम होम टू होम फ्रॉम मार्केट, जब मैं मार्केट से घर आ रहा था तो मैंने एक शॉकिंग एक्सीडेंट जो है देखा, कहाँ पे, बाजार से वापस लौटते समय, रोड एक्सीडेंट। और यहाँ पर इन विच ए बस एंड ए स्कूटर वर इन्वॉल्व, और उसमें एक बस और एक स्कूटर जो शामिल थे। द एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर नलबंद चौराहा एट आगरा, आगरा के नलबंद चौराहा के पास में ये एक्सीडेंट हुआ। ए फुल्ली क्राउडेड रोडवेज बस विच वाज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, और एक पूरी तरह से लोडेड रोडवेज बस जो यूनिवर्सिटी साइड से आ रही थी, वाज ट्राइंग टू ओवरटेक अनदर बस, और वो दूसरी बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही, इन द प्रोसेस हिट ए स्कूटर, और इसी चक्कर में उसने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। देयर वर 3 persons ऑन द स्कूटर, ए मैन एंड 2 women, प्रोबेबली 3 of them वर डाइड ऑन द स्पॉट, और उस स्कूटर पे एक आदमी और 2 औरतें थी, और शायद उस समय जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे डेथ हो गए। और इट वाज हॉरिबल साइट टू सी एज द स्कूटर वाज कम्प्लीटली डैमेज, और ये इतना डरावना दृश्य था कि स्कूटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द बस वर ऑल्सो इंजर्ड बैडली, और काफ़ी जो यात्री थे बस के वो भी बुरी तरह से क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, यानी चोटिल हो गए थे। दे वर टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल, द बस ड्राइवर वाज अबाउट टू फ्ली बट द क्राउड ऑन द बिजी रोड रीच्ड इमीडिएटली एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्केपिंग। तो जो बस ड्राइवर था वो भागने की या वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिजी रोड होने की वजह से और क्राउड ने जो है उसको वहाँ पर बच पाने या भागने से रोक लिया। और द एंग्री मोब बीट हिम ब्रूटली एंड हैंड ओवर द लोकल पुलिस, और जो एंग्री भीड़ थी, जो क्राउड थी, उसने बुरी तरह उसको पीटा, उसके बाद में लोकल पुलिस को जो है उसको हैंड ओवर कर दिया।
अब आते हैं हम सेक्शन सी में, जहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ताओ यिंग एंड हर सन इन द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ताओ यिंग और उसके बेटे के बीच में क्या जो है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपका बहस उनके बीच में हुई, यानी ताओ यिंग और उसके बेटे के बीच में क्या बहस हुई थी ऑन 1 सेंटीमीटर स्टोरी के हिसाब से। तो ताओ यिंग यूजुअली commented that Zhao Yi was sought to get away from not paying for his tickets। तो ताओ यिंग जो है वो हमेशा ये सोचती थी कि उसका जो लड़का इतना बड़ा नहीं है कि उसका टिकट लिया जाए। बट ताओ जो जायो था वो डिडंट ट्रस्ट हिज मदर, वो अपनी मदर का पर भरोसा नहीं करता था, और फेल्ट ही वाज टॉल एनफ, और वो सोचता था कि वो इतना लंबा है या इतना बड़ा है टू बाई ए टिकट, कि उसको एक टिकट खरीदना, उसकी माता को उसके लिए एक टिकट खरीदना चाहिए। तो द आर्गूमेंट बिटवीन द सन एंड द मदर रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। यही जो आपका कॉन्फ्लिक्ट थी, यही इसी बात का जो बहस उसकी माता और उसके बीच में होता था। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज द पोइट्स एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स ऑफ हाउ द एवरेज इंडियन फील्स बोथ टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड नेचर्स फ्यूरी। तो यहाँ पर जो है मानव हिंसा और प्राकृतिक आपदा के ऊपर जो है पोएट जो है वो कैसा अपना अ, विचार जो है प्रकट करता है, ये आपको बताना है, और इसके सपोर्ट में जो है आपको अपना व्यू देना है। तो यस, द पोएट एटीट्यूड इज रिप्रेजेंट ऑफ हाउ द एवरेज इंडियन फील्स बोथ टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड नेचर्स फ्यूरी, यानी कि वो कहता है पोएट कि हाँ, जो एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कोई भी, वो आपका एवरेज इंडियन और जो प्रकृति है दोनों के लिए, यानी कि प्राकृतिक जो, तो ये प्रकृति के प्रति जो है वो उस प्रकृति के प्रकोप और मानव हिंसा के प्रति कैसा महसूस करता है, इसके लिए जो उसका एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और इट इज़ जनरल प्रिडिक्शन, ये एक साधारण सी धारणा है, दैट कम्युनल रियोट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। और जो आपके धार्मिक जो संघर्ष या लड़ाइयाँ होती हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग या धार्मिक पक्षपात या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं। और दिस इज ऑल्सो कॉमन थॉट दैट नेचुरल क्लैमिटरीज और नेचर्स आवन वे ऑफ बैलेंसिंग इटसेल्फ। और जो नेचर है ये अपने आप को बैलेंस के लिए बैलेंस करने के लिए, यानी अपने आप को स्थिर रखने के लिए भी ये जो है अलग अलग आपदाओं को जो है प्रस्तुत करता है या देता है, जैसे कि बाढ़ आता है या फिर कोई भी चीज़ आती है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पोइट इसमें यही चीज़ बता रहा है कि मानव जो है, मानव की हिंसा और प्रकृति आपदा दोनों ही जो है रिप्रेजेंट करती है इन चीज़ों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट मेक्स द डिस्पिक्शन ऑफ ए क्रम्बलिंग विलेज हाउस सो ऑथेंटिक इन द पोएम ब्लड। इस कविता में कमला दास ने कैसे एक ढहते गांव का चित्रण जो है प्रमाणित किया है, ये आपको इसमें बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके इलेक्टिव लैंग्वेज जो है ये थोड़ा सा आपका वैसा है कि जिसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब है, आप आसान लैंग्वेज इसमें दे नहीं सकते हो। तो द पोएट कमला दास हैड ब्यूटीफुली सेलेक्टेड द वर्ड एंड द पैटर्न ऑफ द पोएम। तो इसमें इस कविता में जो है कमला दास ने बड़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ पर जो है वर्ड्स को और पैटर्न को चुना है इस पोएम के अंदर, और विच कनेक्ट्स द रीडर्स फ्रॉम माइंड एंड हार्ट, जो कि रीडर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके दिलों को और उनके माइंड को, यानी कि दिमाग को अच्छी तरह से जोड़ता है। दिस पोएम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए लिटिल गर्ल हार्ट। और ये जो है एक ये कविता जो है छोटी सी लड़की के दिल के बारे में बताती है। सोज हाउ सी फास्ट मूविंग वर्ल्ड कास्ट हर इनटू ए ग्रोविंग अप लेडी। और इसमें यह बताया गया कि एक छोटी सी लड़की कैसे एक बड़ी नारी में परिवर्तित हो जाती है इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में। और कमला दास इन हर राइटिंग शेयर्स हर ओवन एक्सपीरियंस। और कमला दास जो है अपनी राइटिंग में, इस कविता में जो है वो अपनी एक्सपीरियंस को शो करती है, विच कनेक्ट्स द रीडर्स, जो कि कनेक्ट करता है, पाठकों को जोड़ता है कि ये, एंड दिस इज कॉन्टेक्स्ट विद द पोएम। और ये जो है कविता के संदर्भ में पुराने गिरते हुए गांव की प्रामाणिकता को दर्शाता है। यही चीज़ जो है ये पुराने गिरते हुए गांव के घर की प्रामाणिकता को दर्शाता है। तो इस तरह से जो है आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव है, इसके वर्ड्स जो है आपको थोड़े से चूज करके ढंग से लिखने होंगे। इसके बाद आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे।
हाउ डू द ट्रीज in their autumn beauty, dry woodlands path and October twilight, still sky connects the poet's own life। इसमें बोल रहा है कि जो ये आपका ट्री इन देयर ऑटम ब्यूटी और ड्राई वुडलैंड पाथ और अक्टूबर ट्यूलाइट जो है, ये कवि के जीवन से कैसे जुड़ता है या उसके जीवन को कैसे संबोधित करता है, ये आपको बताना है। तो द ट्री इन द देयर ऑटम ब्यूटी, ड्राई वुडलैंड पाथ, अक्टूबर ट्यूलाइट और स्टिल स्काई ऑल represent some sort of senility similar to that of the poets। तो यहाँ पर जो ये सारे नाम जो दिए गए हैं, ये सारे नाम जो है समान प्रतीत होते हैं, जैसे कि एक बुढ़ापा आता है पोइट का, या फिर जैसे जैसे जीवन बीतता है इन सभी का। जैसे कि ऑटमन इज द सीजन इन विच द ट्रीज प्रिपेयर्स टू सेट देयर लीव्स। और जो शरद ऋतु है, इसके अंदर जो क्या होता है कि जैसे कि पेड़ के पत्ते गिरते हैं, उसी तरह इंसान भी जब बूढ़ा होता है तो उसके बहुत शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं। और द वुडलैंड रिमेन्स ड्राई, देयर इज़ नो न्यू इवॉल्विंग लाइफ अंटिल द रेन सेट इन। और जो वुडलैंड है वो हमेशा ही सूखा रहता है जब तक कि क्या हो, बारिश ना हो पाए। और थ्रू द ट्यूलाइट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द डे, और इट इज़ लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लीड्स इनटू द डार्कनेस ऑफ लाइट। और ट्यूलाइट जो है, ये पूरे दिन की जो प्रतिक्रिया में दिखाई देने वाला रात को ही एक ऐसा चीज़ है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। तो इस तरह से बुढ़ापा भी इंसान का धीरे धीरे आता है और वो धीरे धीरे ही दिखाई देता है। द स्टिलनेस ऑफ स्काई टू इज काउंटेड सिमिलर टू द कोल्डनेस ऑफ डेथ। और जो यहाँ पर अंधेरे में जो आकाश की शांति है, वो मृत्यु की शीतलता की तरह जो है प्रतीत होती है या बताती है। और एवरीथिंग एसोसिएटेड टू द पोइट्स एज, ओल्ड एज एंड द सेटिंग इन द सैडनेस एंड लोनली एटमोसफियर। और ये सब कुछ जो है कवि के बुढ़ापे और उसकी उदासी को प्रकट करता है, जो कि वातावरण में जो है शांति और एकाग्रता या अकेला बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट आर द सम ऑफ द फ्लॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग टुडे। यानी कि आज फिल्म निर्माण की दुनिया में खामियां क्या है या कमियां क्या है, ये आपको बतानी है। तो द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स वर्क एंड कोलैबोरेटिंग टुगेदर। यानी कि फिल्म निर्माण की दुनिया एक दूसरे के काम सीखने और सहयोग पर निर्भर है। But today's people have become so self-conscious that they do not want to share their ideas। तो आज का बट टुडे, आज के टाइम में लोग अपने आप को मतलब ऐसे हो गए हैं जो अपने विचार जो है साझा नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो इतने जागरूक, आत्म जागरूक बोल सकते हो कि ये आत्म जागरूक इतने हो गए हैं कि वो अपने विचार जो है साझा नहीं करना चाहते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट इज दैट शेयरिंग विल मेक द फिल्म अनवैल्यूएबल। और उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम अपनी आइडिया या फिल्म की कुछ भी बात शेयर कर देंगे तो जो है फिल्म का जो है वो मूल्य घटा देगा। ऑल्सो पीपल आर नो लॉन्गर पोलाइट एंड जेंटल। और आज के टाइम में जो पीपल हैं, यानी कि जो आदमी हैं, वो अच्छे नहीं हैं, या जेंटल बोल सकते हो कि आप विनम्र नहीं हैं और सौम्य नहीं हैं। एक्सप्रेशंस हैज़ बिकम वेरी ब्रूटल। और उनकी अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो बहुत ही क्रूर हो गई है। और व्हाट वाज एज इजी एज प्ले टू द ऑथर वंस हैज़ नाउ बिकम ए स्ट्रगल। जो मतलब एक ऑथर के लिए नाटक जितना करना आसान था, आज के टाइम में वो उतना ही मुश्किल हो गया है। आगे देखते हैं कि फेलियर, क्रिटिसिज्म, पब्लिक, ये सारी चीज़ें जो हैं, फेलियर है आपका यानी कि असफलता है, उसके बाद में क्रिटिसिज्म जो आलोचना है, और पब्लिक इनडिफरेंस ऑल हर्ट मोर टुडे। और जो लोगों की या जनता की जो उदासीनता है, ये ज़्यादा जो है आज ज़्यादा दुखी करती है कल की तुलना में। जो पहले था उससे ज़्यादा जो आहत करती है। द ब्यूटल ऑफ द इंडस्ट्री इज़ अनडिस्क्यूनिस्ड। यानी कि जो इंडस्ट्री की ब्रूटलनेस है, वो उद्योग की क्रूरता जो है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते या बता भी नहीं सकते। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम ट्री दैट shows that great poetry is a result of close observation of natural phenomena।
यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि पेड़ कविता से ये उदाहरण आप दीजिए कि जो कविता है वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण ही लिखी जाती है या प्राकृतिक घटनाओं का ही परिणाम है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे आंसर में, तो यहाँ पे है एमिली डिकेंसन मेड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड इन यूज इट इन हर पोएम टू ग्रेट इफेक्ट। यहाँ पे एमिली डिकेसन ने प्राकृतिक घटनाओं का गहन अवलोकन किया है और उसको अपनी कविताओं में भरपूर रूप से प्रयोग किया है। इन द पोएम ट्री शी डिस्क्राइब्स हाउ ब्रांचेस एंड लीव्स वेव इन द मॉर्निंग ब्रिज ड्यूरिंग समर। कविता पेड़ में, यानी कि पेड़ कविता में उसने वो वर्णन करती है कि कैसे गर्मियों के दौरान सुबह में जो है हवाएं शाखाओं और पत्तियों को हिलाती हैं, और माइनेचर क्रिएचर्स स्टार्स ह्यूमिंग ट्यून्स व्हेन द सन राइजेज। और जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो कैसे चिड़चिड़ाहट करते हैं जब सूरज उगता है। द सन अपीयर्स फ्रॉम फॉर्म एंड डिस्पियर्स बिहाइंड थिक क्लाउड्स। और जो है सूरज कभी निकलता है कभी छुपता है बादलों के पीछे, यानी कि बादलों के पीछे कभी सूरज निकलता है कभी छुपता है। और बर्ड सीट्स केयरलेसली ऑन द फेंस और क्रिप्स इन द लेंस। और जो पक्षी हैं ये लापरवाही से किसी भी बाड़ पर या किसी भी शाखा पर बैठते हैं और चहचहाते हैं। और ए स्नेक वाइंड्स अराउंड ए स्टोन फॉर वार्मथ। और कैसे सांप जो है किसी पत्थर के चारों ओर घूमता है ताकि वो गर्म हो पाए। और petals of the buds slits upon their calyxes and blooms in flowers। और जो आपकी कलियों की पंखुड़ियाँ जो हैं वो कैसे खिलती हैं और कैसे खुलती फूलों में बदलती हैं। और these example in the poem shows that the great poetry is a result of, यानी कि ये सारी पंक्तियाँ जो है इस कविता में, ये उदाहरणों से पता चलता है कि एक महान कविता जो है रिजल्ट ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। कि ये जो सारी चीज़ें हमने जो अभी पढ़ी हैं ये इन सभी से पता चलता है उदाहरणों से कि जो एक महान कविता जो है ये प्राकृतिक घटनाओं के निकट अवलोकन से जो है प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट चाइल्डहुड मेमोरीज डज ऑथर रिकलेक्ट इन फिल्म मेकिंग दैट हैड ए बियरिंग ऑन हिज लेटर इन्वॉल्वमेंट विद फिल्म मेकिंग। तो इसमें पूछा गया है कि फिल्म मेकिंग में जो है लेखक के बचपन की कौन सी यादें वो याद करता है जिसका निर्माण जो है, जिस फिल्म का निर्माण के साथ में उसका जुड़ाव पर असर पड़ा था, ये आपको बताना है। यानी कि फिल्म मेकिंग में लेखक बचपन की कौन सी यादें याद करता है जिसका निर्माण, जिस फिल्म का निर्माण के साथ उसके बाद के जुड़ाव पर असर पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो द ऑथर हैड ए चाइल्डहुड विच मेड हिम अवेयर ऑफ द टू मेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन लाइफ। इन लेखक का जो बचपन था उसने जीवन के दो प्रमुख पात्रों से उसको परिचित कराया था, द गुड एंड द विलियंस, यानी कि अच्छाई और खलनायक से। ही केम टू नो अबाउट दीज फ्रॉम हिज फादर हु प्रिपेयर्ड सरमन्स। और इसके बारे में उसको अपने पिताजी के सरमन, जो उसके पिताजी ने सरमन तैयार किया था उसके द्वारा इसके बारे में उसको पता चला। फ्रॉम दिस नॉलेज ही इजिली कनेक्टेड टू द स्टोरीज लाइक रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ एंड ऑल अदर्स। और इस ज्ञान से ही उसको आसानी से जो है वो कहानियों से जुड़ गया, जैसे कि रेड राइडिंग और हुड और द वुल्फ और दूसरे प्रकार की। एंड द वुल्फ वॉज ए डेविल, और जो वुल्फ था वो डेविल था, शैतान था। और विदाउट हॉर्न्स, और उसके सींग नहीं थे। एंड ए टेल, और जिसकी एक पूंछ थी। विद ए गैपिंग माउथ, रेड माउथ, और जिसकी एक लाल मुंह था। फ्रॉम इमेजिंग दिस बिट्स बिट्स टू इमेजिंग चर्च बेल्स एंड हियरिंग ए पियानो फ्रॉम ए पिक्चर एट द grandmother's house at Upasla, everything was a part of his creative association with the childhood memories। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम इमेजिनिंग द बिट्स, यहाँ पे टुकड़ों, यानी कि इन टुकड़ों की कल्पना करने से लेकर के चर्च की घंटियों की कल्पना करने और
अपनी दादी के घर में एक तस्वीर से पियानो सुनने तक उसके बचपन की यादों के साथ में जो रचनात्मक जुड़ाव जुड़े थे वो सारा इसका हिस्सा थे। तो ये सब चीज़ें जो है उसको जब उसने बचपन की जो है कौन सी यादें उसके साथ जुड़ी थी वो चीज़ आपको बतानी थी जो उसके फिल्म निर्माण के बाद में उसके साथ में उसका असर पड़ा। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन इस तरह से था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में, जो कि आपका इसमें से ए पार्ट या बी पार्ट किसी का भी एक का जो है आपको आंसर देना है। मीनाक्षी इज ए टाइपिकल इंडियन हाउस वाइफ लविंग और सबमिसिव एंड प्रैक्टिकल डिस्कस। तो इसमें आपको बताना है मीनाक्षी जो है एक भारतीय गृहिणी है, भारतीय गृहिणी प्रेमी है और विनम्र है और व्यवहारिक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मीनाक्षी द वाइफ ऑफ मार्गिया इज़ ए लवेबल करेक्टर, यानी कि मार्गिया की पत्नी जो मीनाक्षी एक प्यारा चरित्र है। और सी इज़ ए टाइपिकल इंडियन हाउस वाइफ इन मिडिल क्लास फैमिली, और ये जो है मध्यम वर्गीय में एक अच्छी जो है भारतीय गृहिणी है। वह सी रिप्रेजेंट्स द लविंग फेथफुल सबमिसिव एंड प्रैक्टिकल मिडिल क्लास वुमेन ऑफ इंडिया। जो है यह भारत की प्यार करने वाली वफादार और विनम्र और व्यवहारिक जो है मिडिल क्लास वुमेन मानी जाती है। और हर होम इज़ ऑल द वर्ल्ड टू हर, और उसका जो घर है उसके लिए पूरा का पूरा संसार है। और हर सोल ड्यूटी इज़ टू टुक आफ्टर हर सन एंड हर हस्बैंड, उसका मूल कर्तव्य जो है अपने बच्चे की और अपने पति की सेवा करना है। ऑल दो हर सन बालू इज़ बंडल ऑफ मिसचीफ, और जबकि उसका बच्चा बालू जो है वो शरारतों का बंडल है। और गिविंग हर अनटोल्ड inconvenience she bears with him with the characteristically motherly fortitude। तो उस मतलब उसका बालू जो बेटा है वो शरारतों का बंडल है, फिर भी वो उसकी अनकही और अनसुविधाएं मतलब अनकही और असुविधाएं जो है देता है, उसके बावजूद जो है वो अपनी मात्र शक्ति के साथ में जो है उस सब चीज़ों को सहन करती है। और मीनाक्षी इज़ ए डिवोटेड एंड फेथफुल वाइफ, जो मीनाक्षी है एक समर्पित और वफादार पत्नी है। हर हस्बैंड ऑफ एन स्कोल्स हर बट इवन देन सी रिमेन्स काम एंड साइलेंट, जो है उसका पति उसको अक्सर डांटता है लेकिन फिर भी वो शांत और चुप रहती है। सी सफर्स ह्यूमिलेशन एट हर हस्बैंड्स हैंड बट सी टॉलरेट एवरीथिंग, जो है वो अपनी पति के हाथों अपना अपना अपमान सहन करती है लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। इवन when Margia has enough money, he does not employ any servant and Meenakshi continues do all the household work herself। मार्गे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके बावजूद भी जो है वो किसी नौकर को नहीं रखती और वो खुद अपने हाथों से सारा घर का काम करती है। मीनाक्षी इज़ मीक सबमिसिव और एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन नेचर, मीनाक्षी जो विनम्र है, स्वाभिमानी है और सेक्रीफाइजिंग है। शी डज नॉट argue with him even when she know that her husband is in the wrong, यानी कि वह अपने पति से तब भी बहस नहीं करती जब उसे पता होता है कि उसका पति गलत है। मीनाक्षी इज़ ए प्रैक्टिकल वुमेन, मीनाक्षी जो है एक व्यवहारिक महिला है। और सी नोज दैट मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वो जानती है कि पैसा जो है महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मीनाक्षी डज नॉट रिगार्ड मनी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, मीनाक्षी जो है पैसे को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मानती है। इन शॉर्ट, अगर हम संक्षेप में माने तो मीनाक्षी इज़ ए टाइपिकल होमली, मीनाक्षी एक घरेलू महिला है और इंडियन हाउसवाइफ है, भारतीय गृहिणी है। हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज़ कंफर्म्ड टू द फोर वॉल्स ऑफ हर हाउस, उसका जो उसका जो गतिविधि है, जो उसका कार्य है, उसके उसके घर के चार दीवारों तक ही सीमित है। और साइलेंट सफरिंग इज हर लॉट इन लाइफ एंड सी बियर्स हिज सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेंट, और जीवन में वो मौन रख करके सारी पीड़ाओं को वो सहन करती है बिना किसी से शिकायत किए हुए। और सी इज़ एन आइडियल इंडियन हाउसवाइफ, और वह जो है एक आदर्श भारतीय हाउसवाइफ है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
19वें में पूछा गया है अटेम्प्ट द करेक्टर स्केच ऑफ मार्गिया। तो मार्गिया का करेक्टर स्केच आपको बताना है इसमें। तो मार्गिया करेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर एवर पेंड बाय वर्सटाइल आर के नारायण। यानी कि मार्गे का जो चरित्र है वो अब तक के सबसे आकर्षक पात्रों में से एक माना गया है, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया एक पात्र है। ठीक है। और इस इन द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो इस उपन्यास फाइनेंशियल एक्सपर्ट में मार्गिया इज द हीरो एज वेल एज द एंटी हीरो। यानी कि इस फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपकी उपन्यास जो है आर के नारायण का, इसमें मार्गिया जो है ये एक नायक के साथ साथ खलनायक भी है। ही इज ए राउंड कैरेक्टर बिगिनिंग फ्रॉम जीरो एंड गोइंग टू हीरो बट फाइनली लैंडिंग टू जीरो अगेन। ही इज़ अ राउंड कनेक्टर, यानी कि उसका चरित्र जो है वो, या उसका जो चरित्र है वो गोल है, जो शून्य से बिगिनिंग फ्रॉम जीरो, जो शून्य से शुरू होता है और फाइनली जो है ख़त्म भी शून्य पे होता है। मार्गियाज लाइफ इज़ ए क्वेस्ट फॉर एंड अगेंस्ट डेस्टिनी। जो मार्गिया का जीवन जो है वो भाग्य के लिए और उसके विरुद्ध की खोज को दर्शाता है। आते हैं आप इसके नेक्स्ट पेज पैराग्राफ पे। मार्गिया बिगिंस हिज लाइफ एज ए प्रिटी मनी लेंडर सिटिंग बिलो द ओल्ड बनियान ट्री अपोजिट द फाइनेंशियल बैंक। मार्गिया जो है अपना लाइफ को एक मनी लेंडर की तरह जो शुरू करता है, जो एक ओल्ड बनियान ट्री के नीचे बैठता है फाइनेंशियल बैंक के अपोजिट में। बट हिज शार्प इंटेलिजेंस एंड विट रेज हिम टू ए वेल्दी बिजनेसमैन। उसका जो है अ, लेकिन उसका जो तीक्ष्ण बुद्धि है, या बोलते हैं तेज दिमाग जो है, उसको एक धनी व्यापारी के रूप में जो है खड़ा कर देता है। हिज एक्सीलेंस एंटरप्रेन्योरशिप, हिज डिप्लोमेसी एंड हिज मैनिपुलेटिव नेचर हेल्प्स हिम स्केल द पीक्स ऑफ द सक्सेस। तो जो उसकी उत्कृष्ट उद्यमशीलता, यानी कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उद्यमशीलता, हिज डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेशन, और उसका जो कूटनीति और जोड़ तोड़ करने का उसका स्वभाव जो है उसको सफलता के शिखर पर जो है चढ़ा देता है। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट बाय नेचर एंड ए सेक्रीफाइंग फादर। वह स्वभाव से आशावादी और देखभाल करने वाला पिता होता है। और ही वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड प्रिजर्विंग, और जो है वो बहुत मेहनती और लगनशील है। ही हैड वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, और उसके पास जो है पारस्परिक कौशल, या जो बोल सकते हैं अच्छे कौशल हैं। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग ruined बाय हिज सन सेवरल टाइम्स ही स्टिल हिट्स बैक एट लाइफ विद वेगर। यानी कि अपने बेटे के द्वारा कई बार उसको बर्बाद कर देने के बावजूद भी वो अपने जीवन में जो है पूरे होश या फिर पूरे उत्साह के साथ लगा रहता है। दस वी सी इन हिम ए ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। इस प्रकार हम उसमें एक अच्छा और अच्छे गुण और बुरे गुणों का मिश्रण जो है, ब्लेंड बोलते हैं मिश्रण, को देख सकते हैं। हिज लस्ट फॉर वेल्थ रूइंस हिम, यानी कि धन के पीछे उसकी लालच ने जो है उसको बर्बाद कर दिया। और थ्रू हिम आर के नारायण हैज शोन बोथ साइड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इस पात्र के द्वारा जो है आर के नारायण ने जो है इंसान के दोनों चरित्रों को उजागर किया है। तो इस तरह से जो है ये आपका सॉल्यूशन जो है थर्ड सेट का कंप्लीट हुआ। और सेक्शन बी में भी आप चाहें तो इन क्वेश्चन को कर सकते थे, बट हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कराया। और इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेट भी जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तो मैक्सिमम कमेंट, मैक्सिमम शेयर करें, और बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए ये आपके स्क्रीन पे जो अभी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इसको देख करके आप आसानी से जो है अपने सारे सब्जेक्ट के आंसर्स को देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ज़रूर लाभ होगा और आप कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे अपने एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आपने सभी को शेयर कर दिया होगा, लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।